हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? तो भैया 2 चैप्टर बीत गए, थोड़ा सा जो पोर्शन रह गया है सॉल्यूशन का वो भी अपने को आज फिनिश हो जाएगा। मतलब 2 चैप्टर अपने को फिनिश हो गए और मिनिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चंस उनसे हम श्योर कर सकते हैं कि भैया जो पढ़ाएंगे उसमें से आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बात करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जाने से पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास का हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में जो मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी जिनमें से एक था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने 4 बताई थी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते। मैं ऐसे बोल देता हूं, रिवीजन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का जो बचा हुआ है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट चैप्टर का। और प्लस वेंटर फैक्टर तो करना ही करना है, थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए हमने उसको आज के लिए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इतना मैंने बोला था कि जिस दिन बोला है उस दिन खत्म कर लेंगे। इवन मुझे ये पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर थर्सडे को खत्म कर दिया जाएगा, थर्सडे की क्लास में फिनिश हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। करना ही करना है, आपके साथ मुझे भी करना है, मुझे भी आपके साथ चलना है, आप भी मेरे साथ चलिए। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस टाइम कम है, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो इस बैच में ही कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखते हैं क्रैश कोर्स, ताकि आप भी ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा कुछ लीजिए और हम भी कम टाइम में ज़्यादा कुछ बता पाएँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ साथ में बने रहिए, खुद को अपने ऊपर एनहांस करते रहिए, चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बोला सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहा था, रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। हमने यहाँ पर पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो कुछ नहीं सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। सर इनको कोई मतलब नहीं कि सॉल्यूट कैसा है कैसा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात करूं तो सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है दैट इज RLVP। RLVP इज नथिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन या फिर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। या फिर इसका फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था शायद, दैट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2। यही फॉर्मूला होता था, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे कि सर ये फॉर्मूला होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, यही फॉर्मूला होगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर दो, RLVP आ जाएगा। RLVP के सर ये फॉर्मूला फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए? N2 विल बी वेरी वेरी लेस देन N1, या फिर सर Chi2 की वैल्यू बहुत छोटी हो, वेरी लो, या फिर डेल्टा P की वैल्यू वेरी लो हो जाए, उस कंडीशन में सर इस फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या बोला था कि RLVP को, फॉर्मूले को P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट को हम लोग लिख देंगे N2 बाई N1 एंड दैट इज इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। यही फॉर्मूला होगा, यही आंसर आएगा। ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। जब आप करोगे तो ये याद रखिएगा, इस कंडीशन में ये यूज करते हैं, नॉर्मली ये यूज करेंगे। सर अगर आपसे कोई पूछ दे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KB इंटू M था, या फिर KB इंटू W2 बाई, सर याद करिए सारे फॉर्मूलाज बेटा, जितना हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आप ही को फिर दिक्कत आएगी। W1 किस में लेंगे? ग्राम्स में, पक्का। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू डेम। सर इसी के साथ साथ अगर डेल्टा TF को भी देखेंगे तो डेल्टा TF क्या होगा? KF इंटू M, KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1 होगा। सर देख लीजिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग साथ में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर साथ में इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ग्राफ, इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने कल की क्लास में देखा भी था, लास्ट क्लास में देखा भी था कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। सर डेल्टा TB हो, डेल्टा TF हो, ऐसे निकाल दीजिए। अगर मैं बोलूं कि सर एक ऑस्मोटिक प्रेशर था, ये तीनों रिलेटिव टर्म्स थे। एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी की बात की जाए तो पाई इज इक्वल्स टू CRT एंड दैट इज N2 बाई V इंटू RT। सर ये लीटर में, या फिर इसी को थोड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख दें, W2 बाई M2 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू क्या लिख सकते हैं? RT लिख सकते हैं। और इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा? यही बनेगा, श्योर हो? तो ये अपने पास
ये चार फॉर्मूले, चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें लास्ट क्लास में पढ़ी थी और इन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, इसी के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। इसका एक केस ये पढ़ा था, बाकी इसमें अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करा था कि सर केवी क्या होता है या केएफ क्या होता है, दे आर कांस्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, इसके अलावा नहीं। सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पे इनसे कोई लेना देना नहीं होता। केबी और केएफ क्या है? कांस्टेंट है। फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमें क्या करना है सर? ये जो कुछ भी पढ़ा ना, इसमें हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है। मतलब हम लोग सिंपल सा वेंटर फैक्टर देखिए। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सर दो टाइप के। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रोलाइट, देखो कोई भी मैटर है, अगर कोई भी मैटर है तो उसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। कौन कौन से सर? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो डिसोसिएट करता है कहीं डिसॉल्व होने पे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो डिसोसिएट नहीं करता है या एसोसिएट नहीं करता है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं या फिर कोई डिसोसिएशन नहीं हो, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं हो, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? डिसोसिएट या फिर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में जाएगा तो डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा। तो मैटर दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है सर? वो जहां पर क्या करे, अपने आप ही डिसोसिएट या एसोसिएट करे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। पक्का। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीजें हैं जो कभी, जैसे यूरिया है, यूरिया पानी में जाके डिसोसिएट नहीं करता, लेकिन NaCl पानी में जाएगा तो क्या करेगा? डिसोसिएट कर जाएगा, Na+ बना देगा, Cl- बना देगा। तो अब जो सॉल्यूशन का बचा हुआ जो पोर्शन पढ़ने के लिए आए हैं, वेंटर फैक्टर, ये किसके लिए डिफाइंड होता है? एक्चुअली वेंटर फैक्टर को रिप्रेजेंटेड बाई, ध्यान सुनिएगा, वेंटर फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय आई। ये किसके लिए डिफाइंड होता है? तो डिफाइंड फॉर, या मेनली हम बोल दें कि यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। अगर हम लोग मेनली बात करें तो जब इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉल्यूशन में डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि भैया इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेंटर फैक्टर को यूज करेंगे। वेंटर फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं भाई? डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे। अब देखना, ध्यान सुनना। अब भैया इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के, कैसे? तो सर एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई सुनना अपने पास, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा सर? ये फुल्ली डिसोसिएट करेगा या फुल्ली एसोसिएट करेगा। देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है सर? इसमें 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन या फिर 100% एसोसिएशन होगा। 100% डिसोसिएशन या फिर 100% एसोसिएशन होगा। 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन और एसोसिएशन 100% होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन, 100% एसोसिएशन। मतलब अगर AB है तो ये कंप्लीटली टूटेगा A+B- में 100%। अगर 2A है तो 2A कंप्लीटली सर क्या हो जाएगा? एसोसिएट कर जाएगा। ये 100% क्या हो रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। 100% क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। ये 100% क्या हो रहा है? एसोसिएट कर रहा है। 100% डिसोसिएट कर रहा है, ये 100% क्या हो गया? एसोसिएट कर गया। 100% डिसोसिएशन, 100% एसोसिएशन, डिसोसिएशन 100% एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सर इसके केस में पता है वेंटर फैक्टर की वैल्यू डायरेक्ट किस में आती है? डायरेक्ट वैल्यू आती है I = N इन केस ऑफ डिसोसिएशन। या सीधा लिख देता हूं, I = N when N is number of particles after dissociation। अगर किसी के डिसोसिएशन से n is number of particle after dissociation of 1 mole। ध्यान सुनना, और I = 1/n। 1/n कब होती है? when n particles undergoes association, undergoes
एसोसिएशन। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सोचना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू या तो n होगी या फिर 1/n होगी। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो उसको डिसोसिएट हो जाएगा, मान लो NaCl है स्ट्रॉन्ग है तो फटाफट 2 पार्टिकल्स दे देगा, तो आई वेंटा फैक्टर की वैल्यू कितनी ले लोगे? 2 ले लोगे। अगर कोई एसोसिएट कर गया मतलब 2 पार्टिकल्स अकेला एक में साथ मिल गया तो उसके केस में क्या हो जाएगा? 1/2। कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं उसकी वैल्यू 1/n, और जितने पार्टिकल डिसोसिएट होंगे n हो जाएगा पक्का। तो ये वेंटा फैक्टर कहलाएगा कि सर 100% डिसोसिएशन और 100% एसोसिएशन होगा, तो आप आई की वैल्यू ऐसे डिसाइड करते हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस थोड़ा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, इनका क्या होता है सर, इनके केस में बात करें तो इनके केस में लेस देन 100% डिसोसिएशन, ऑब्वियस है 100% डिसोसिएशन नहीं करेंगे, लेस देन 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन करेंगे, लेस देन 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन करेंगे। अब लेस देन करेंगे तो सर कितना, तो इनके केस में एक वर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज अल्फा। अल्फा इज नथिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज नथिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये याद रखिएगा, अल्फा इज नथिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइप से होती है, अल्फा परसेंटेज में मिलता है, अल्फा फ्रैक्शन में भी मिलता है। अल्फा परसेंटेज में मिलता है, अल्फा फ्रैक्शन में मिलता है। याद रखिएगा जितना भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं वो फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे आता है, परसेंटेज वाले को कितने से डिवाइड कर दीजिएगा? 100 से। ये क्या बताता है कि सर 30% इनका डिसोसिएट कर रहा है या 20% डिसोसिएट कर रहा है। 100% से कम होगा, 100% होगा तो टेंशन नहीं, आप आई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे इस केस में कितना होगा, एन की वैल्यू 2, इस केस में कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं? 1/2, ऐसे निकाल दो। लेकिन वीक के केस में, अल्फा के केस में रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि 100% नहीं है, यहां पर कुछ परसेंटेज होगा, 30%, 40%, 10% डिसोसिएशन, 5% डिसोसिएशन, 5% डिसोसिएशन, तो अल्फा का केस लेना पड़ेगा। अब देखना यहां पर भी कुछ नहीं करना, ध्यान सुनना। अब इतना पता है, कोई पार्टिकल, ध्यान से देखो, अगर यही चीज देखो a प्लस बी माइनस है, देखना ध्यान से, a प्लस बी माइनस है, अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं बोलूं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि I की वैल्यू कितना होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन। 1 मोल डिसोसिएट करके कितने पार्टिकल्स देगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पता है इस केस में क्या करना पड़ेगा। अब ये सेम इक्वेशन में आप I की वैल्यू 2 नहीं लिख सकते, I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा आएगी। कैसे आती है? तो इसके लिए फॉर्मूला देखिएगा, I इज इक्वल्स टू, अगर वीक का केस है तो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस अल्फा, वेयर डिसोसिएशन के केस में बात की जाएगी तो ये बोला जाता है, डिसोसिएशन केस में n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। देख लो I की वैल्यू यहां पर कितना होगा? 1 प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर I की वैल्यू 2 नहीं लिख सकते। देखो सेम आदमी स्ट्रॉन्ग है तो I की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दो, लेकिन अगर सेम आदमी अगर वीक है तो उस केस में क्या करोगे? सर I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं है, यहां 100% डिसोसिएशन नहीं है, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी, 40 होगी, 60 होगी। याद रखिएगा ये अल्फा क्या होगा? ये अल्फा क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। ये अल्फा क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। ये अल्फा क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। अब देखिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, ध्यान सुनिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन करते हैं आप, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू जो होती है, आई की जो वैल्यू होगी, आई की वैल्यू जो होगी 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं इसकी बात देखना।
सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू डायरेक्ट एन, यहाँ पर 1/n। सर क्या हो जाएगा डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या होगी 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा हो जाएगी। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आंख बंद करके काम कर दो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो भैया थोड़ा सोच समझ के करना। पक्का? देखो सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो सर A2B3 है, ठीक है, A2B3 है। सर देखो ये टूटेगा तो क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखना सेम चीज, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट करेगा। देखना इसके बाद सर A पे +3 कितने हैं एटम, 2 के 2 एटम है, और B पे क्या लिख दूं -2, ये होगा। ये देख लो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। लेकिन अगर यही चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर यही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बात करेंगे कि सर आई की वैल्यू, सर अभी भी वही डिसोसिएशन होता, लेकिन सर यहां हम नहीं लिख सकते, यहां हम लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 + 5 - 1 इंटू अल्फा, आई की वैल्यू 1 + 4 अल्फा। मतलब जितने पार्टिकल्स बनेंगे उससे एक कम अल्फा ऐड कर दीजिए, और ये सारे अल्फा क्या है फ्रैक्शन में होंगे। सेम आदमी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में है डायरेक्ट आंसर, लेकिन अगर वीक हुआ तो अल्फा के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है सर वीक के केस में ही अल्फा आता है। सेम चीज देखना, अगर मैं बोलूं 3B एसोसिएट कर रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बताओगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसकी वैल्यू 3B B3 में कन्वर्ट कर रहा है, 3B अपने पास B3 में कन्वर्ट कर रहा है, आई की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग है, सीधा सीधा कितने 1/n करते हैं, कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं निकाल दो, 3 पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वीक का केस लेते, अगर यही वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते, तो सर अब यहां देखिएगा आई की वैल्यू 1 + 1/3 - 1 इंटू अल्फा करना पड़ेगा, 1/n - 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + या 1 - 2/3 अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 2/3 अल्फा। बस तो देख लो अपने पास, जैसे जैसे आप आगे चलते जाओ बढ़ा लो। कोई भी क्वेश्चन पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आई का आई डायरेक्ट बता सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू क्या बतानी पड़ेगी अल्फा के रिस्पेक्ट में। अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद रखिएगा जितना भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इन सब में अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है फ्रैक्शन में लेनी है, इन सब में अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है फ्रैक्शन में लेनी है। अल्फा हमेशा परसेंटेज में दिया होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देना 100 से, पक्का हो जाएगा। अच्छा दूसरा सर वेंटर फैक्टर, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, वेंटर फैक्टर को एक और तरीका भी है, एक 2-3 तरीके हैं वेंटर फैक्टर निकालने के। मेथड्स टू कैलकुलेट, ये तो आई और अल्फा का रिलेशन हो गया वेंटर फैक्टर। मेथड्स टू कैलकुलेट वेंटर फैक्टर, आई की वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे, तो आई की वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे, तो आई की वैल्यू निकालने का एक तरीका ये है, सबसे बेसिक सा तरीका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन divided by I is equals to number of particles after dissociation or association divided by number of particles initial, number of particles before association या dissociation, before association और dissociation। मतलब शुरुआत में कितने पार्टिकल्स हैं वो कर लीजिए। आई को निकालने का एक तरीका ये है, आई ऐसे भी निकाला जा सकता है, या फिर वेंटर फैक्टर की बात करेंगे तो एक और तरीका है दैट इज नोन एज नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ये नॉर्मल मोलर मास को ही हम लोग एक नाम दे देते हैं दैट इज फॉर्मूला मोलर मास। ध्यान से सुनना, नॉर्मल मतलब क्या हो गया, नॉर्मल मतलब क्या हो गया सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं फॉर्मूला मोलर मास, इसको क्या नाम देते हैं फॉर्मूला मोलर, जो फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाता है। ये कौन सा मास है, तो सर ये अब नॉर्मल मतलब क्या हो गया, कैलकुलेट करके जो आए, कैलकुलेटेड, या फिर हम बोल देते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
जो मास हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, ये हो गया। तो देख लो वेंटर फैक्टर एक तो तरीका हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन, आई निकालने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन क्या कर दो, अब नॉर्मल मोलर मास कर दो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन क्या कर दो, अब नॉर्मल मोलर मास कर दो, एक तरीका ये हो गया। एंड लास्ट वन आई निकालने का एक और तरीका होता है एंड दैट इज नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइडेड बाय सर क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू। तीन तरीके हैं, इन तीन तरीके में से भाई मुझे तो ऊपर के दो से ही काम चल जाएगा, इन दो तरीके से ही काम चल जाएगा, आपको इसके अलावा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई को बस तीन तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। वेंटर फैक्टर को एक तो आप ऐसे निकाल दीजिए, या फिर अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। वेंटर फैक्टर कैसे चेंज करता है, वेंटर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये देख लो वेंटर फैक्टर निकालने का तीन तरीका ही है। बाकी वीक इलेक्ट्रोलाइट में सर, स्ट्रॉन्ग में डायरेक्टली आई इक्वल्स टू एन 1/n, या फिर ये सर ये देख लो अपने पास इन केस ऑफ डिसोसिएशन ये होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, इन केस ऑफ एसोसिएशन ये हो जाता है पक्का। तो वेंटर फैक्टर ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकाला जाता है नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। एक बात बताओ, चलो एक बात बताना, डिसोसिएशन का केस लेते हैं। अगर मैं डिसोसिएशन का केस लेता हूं, डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो ए बी है, कोई भी पार्टिकल है, चलो ऐसे ले लेता हूं, ए एन है, कितने में टूट गया, एन में। सर डिसोसिएट कर रहा है तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आई की वैल्यू n/1 होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बाद में और डिवाइड बाय इनिशियल। सर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या करूंगा, ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं। अच्छा, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, यही होता है शायद। मतलब अगर देखो ध्यान से तो सर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, सर जब डिसोसिएट करेगा तो आपका सॉल्यूशन के अंदर जो मास होता है वो एबनॉर्मल कहलाता है। सॉल्यूशन के अंदर जो मास होता है, ये कौन सा मास है, ये फॉर्मूला मास है। ये कौन सा मास है, फॉर्मूला मास है, जो आपके फॉर्मूले से पता चलता है। और ये कौन सा मास है सर, ये मास इन मोलर मास इन सॉल्यूशन। देख लो, अगर आप डिसोसिएट करते हो तो आपका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और आपका नॉर्मल मोलर मास ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एबनॉर्मल मोलर मास। अगर आपको डिसोसिएशन का आता है तो एसोसिएशन भी कर लीजिए भाई। एसोसिएशन का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन अगर आता है तो एसोसिएशन कर लीजिए कि सर n पार्टिकल्स अरेंज होके क्या बना देंगे, an। सर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n। सर ये वैल्यू हमेशा i की लेस देन 1 आएगी। अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वैल्यू लेस देन 1। सर आपका मतलब अगर आप एसोसिएट कर गए, इसका मतलब आपके पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, तो आपका जो मास होगा सर, जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो लेस देन होगा एबनॉर्मल के। क्यों, क्योंकि सर सॉल्यूशन में जाके आपने क्या किया, देखो ये क्या कर रहा है, ध्यान सुनना, ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में गया, डिसोसिएट हो गया, तो ऑब्वियस है उसका मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गया और डिसोसिएट हो गया। इस बंदे को देखो, ये गया उल्टा जाके एग्रीगेट कर गया, एसोसिएट कर गया। पहले अकेले अकेले थे, वहां गए तो अंदर बड़ा पार्टिकल बना लिए। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, मोलर मास आपका डिक्रीज करता है। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, मोलर मास आपका इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि आप सॉल्यूशन में जाएंगे, आपका मोलर मास बढ़ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, आई की वैल्यूज जो होती हैं वो ऐसे फ्लक्चुएट करती हैं।
अच्छा, ये सारी कहानी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लेना देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लेना देना है। तो भैया ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं डिसोसिएट या एसोसिएट एग्जाम हॉल में आपको दिए होंगे, या फिर अगर नहीं दिए हैं ना तो आप एक अंडरस्टूड होगा, सॉल्ट लेंगे या एसिड लेंगे या बेस लेंगे, ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, मतलब ये डिसोसिएट करते हैं। एसिड बेस ये सब क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। तो डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो, आप दोनों के केस में ध्यान रखिएगा, डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो, इन दोनों केस में ध्यान रखिएगा कि भैया ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। ये सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट या एसोसिएट के केस में वेंटर फैक्टर का कैलकुलेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक तुम जितने भी पार्टिकल्स को लेके चल रहे थे, मान लो यूरिया लेके चल रहे हो, तो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तुमने यूरिया के लिए क्या करा, फॉर्मूला निकाला, बोला कि सर यूरिया के लिए डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2 लिख दिया। सर डेल्टा TB की वैल्यू क्या लिख दी, KB इंटू एम लिख दिया। डेल्टा TF की वैल्यू क्या लिख दिया, KF इंटू एम लिख दिया। सर ये पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके भी क्या है, सिमिलर टाइप का है। सर ये डिसोसिएट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये मैं NaCl के लिए लिख सकता हूं क्या, NaCl के लिए नहीं लिख सकता ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है ना, यूरिया पानी में भी गया या कहीं जाके भी डिसोसिएट नहीं करेगा, यूरिया टूट नहीं रहा, एक ही पार्टिकल रहेगा, यूरिया एक ही पार्टिकल रहेगा सॉल्यूशन में जाके। ये यहाँ भी बाहर भी एक पार्टिकल है, सॉल्यूशन के अंदर भी एक पार्टिकल है, तो टेंशन नहीं। लेकिन NaCl के साथ क्या होता है कि सर अंदर तो, बाहर तो क्या रहेगा, बाहर तो एक ही पार्टिकल है, लेकिन जैसे ही किसी में डिसॉल्व करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और क्या हो जाएगा, Cl माइनस। ये सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो यहां पर I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर I की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, I लेना पड़ेगा। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2। सर इसके लिए आप सारे फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो वैल्यू यहां आ रही है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि सर यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ कितने पार्टिकल्स हैं, 2। कोई बोले सर नेचर, अरे भैया नेचर से फर्क पड़ता है क्या, कल ही क्लास में लिखा है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा नेचर क्या है, आयनिक हो कोवेलेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको किससे फर्क पड़ेगा, यहाँ एक पार्टिकल है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 टाइम्स। तो यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं तो सब जगह वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स Chi2। क्यों? क्योंकि यहां 2 पार्टिकल्स हैं। सर सारी वैल्यूज में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सर 2 टाइम्स KB इंटू एम। सर डेल्टा TF की बात करोगे, सर 2 टाइम्स KF इंटू एम। सर अगर मैं बात करूं पाई की तो ये भी क्या हो गया, 2 टाइम्स CRT। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भैया NaCl सॉल्यूशन में एक पार्टिकल नहीं है, वो कितने पार्टिकल्स तरह बिहेव करेगा, 2 से। तो याद रखिएगा वेंटर फैक्टर के कारण हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान सुनना, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इनके केस में ध्यान से देखिएगा सर, इनके केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज नथिंग, Chi2 आया था, यही फॉर्मूला आया था। सर सेकेंड वन डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या आया था, KB इंटू एम आया था। सर थर्ड वन डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या आया था, KF इंटू एम आया था। और फोर्थ वन अगर मैं बात करूं तो पाई इज इक्वल्स टू क्या आया था, CRT। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट में जाते हो, क्योंकि यहां पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे या फिर एसोसिएट होंगे, तो इस केस में सर यहां पर आप देखेंगे P1 नॉट अपॉन माइनस P1 नॉट, ये कितना हो जाएगा, I टाइम्स Chi2 हो जाएगा, ये सेकंड वन देखिएगा सर डेल्टा TB इज नथिंग, I टाइम्स KB इंटू एम हो जाएगा। सर थर्ड वन डेल्टा TF इज नथिंग, I टाइम्स KF इंटू एम हो जाएगा। और फोर्थ वन देखेंगे तो पाई इज इक्वल्स टू I टाइम्स CRT हो जाएगा, CRT हो जाएगा। सर देख लीजिए, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये किससे मल्टीप्लाई किया, I से। I क्या है सर, I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी निकालना सिखाया है। I की वैल्यू क्या हो सकता है सर, I की वैल्यू n हो सकती है, I की वैल्यू 1/n हो सकती है। ये कब होगा सर, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हों, और ये क्या हो, डिसोसिएशन का केस हो, और ये क्या हो, एसोसिएशन का केस हो। पक्का सर आई की वैल्यू 1 + n-1, 1 + n-1 अल्फा हो सकता है, आई की वैल्यू 1 + n-1 अल्फा हो सकता है, या फिर आई की वैल्यू 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा हो सकता है। कब, जब सर ये क्या हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देख लो भैया, हो गया, ये देख लो सर, यही तो है। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कोई आई की वैल्यू पूछे, कोई पूछ दे कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में सर आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आप ये लिख सकते हो, आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि पुट करके देख लो, एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में टेंशन नहीं थी। अभी जो आज जो टॉपिक कर रहे हो उसमें क्या हो गया कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स की टेंशन लेनी पड़ गई, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की टेंशन लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल सिर्फ 2 टाइप के आते हैं सर, देखिएगा इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, या क्वेश्चंस बोल दें हम लोग, न्यूमेरिकल्स बोल दें या फिर हम लोग क्वेश्चंस बोल दें, तो इसके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस सिर्फ 2 टाइप के आएंगे। पता है कौन कौन से न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, कौन कौन से 2 टाइप के आएंगे, ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप के आएंगे, ये देख लीजिएगा ध्यान से। न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस इसके 2 ही टाइप के आते हैं। या सर देखना, या तो देखना अपने पास, या तो आपको आई गिवन होगा, या सॉरी अल्फा गिवन होगा, यहां से आप आई निकालेंगे, आई निकालेंगे, और फिर डेल्टा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान सुनना, 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मतलब 2 ही वेराइटी है इनके पास। सर अल्फा गिवन है तो आई की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल दीजिए, ये हुक तरीका है। दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन आने का तरीका ये है कि सर आपको क्या दिया होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी गई होगी, मान लो ये सब में से किसी एक की वैल्यू दी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी, आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से आई निकालिए, आई निकालिए, और फिर वहां से अल्फा निकालिए। और तीसरा तरीका सर आपसे बार बार ये सब पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, आई एंड अल्फा, बस कर लीजिए। यही 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इतने ही आने हैं। फॉर एग्जाम्पल करा भी देता हूँ, टेंशन मत लो, बस यही ध्यान रखना। सर ये सारा कहानी आज शुरू कहाँ से हुई है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक जो कल तक पढ़ रहे सॉल्यूशन में वहाँ टेंशन नहीं थी, क्यों, क्योंकि सर वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स की टेंशन नहीं थी, वहां कोई डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूशन में जाके कोई बंदा एसोसिएट या डिसोसिएट कर सकता है। अगर 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर रहा है फिर तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लो, आंसर निकाल दो। लेकिन अगर किसी का परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, उस केस में हमारा फॉर्मूला 1 + n-1 इंटू अल्फा या 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा हो जाता है। हो जाएगा सर, श्योर हो तो ये सब चीज़ें देख लीजिए, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वेंटर फैक्टर, ये सब हो जाएगा। श्योर है सर, ये देख लीजिए, फॉर्मूलाज पे फॉर्मूलाज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करिए बताइए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड 2016 का क्वेश्चन है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करेंगे सर, कितना वेंटर फैक्टर आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, तो इस केस में सीधा सीधा बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करेगा, क्या हो जाएगा सर, ये डिसोसिएट करेगा तो बेरियम +2 हो जाएगा, बेरियम +2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2OH- आ जाएगा, बेरियम +2 आ जाएगा और 2OH-, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लो। ये देखो, ये तो कल वाले क्वेश्चन पे ही, ऑस्मो 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। कल हमने एक बात पढ़ी थी, अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो, आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सबका, याद करो ये था फॉर्मूला W2/m2 इंटू 1000/1000 वॉल्यूम इन ml इंटू R इंटू T। अब तुमसे कोई बोले सर कैलकुलेट कहाँ करें, टेम्परेचर नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अरे कुछ नहीं करना सर। देखिएगा सबका मास कितना है 10 ग्राम, सबका मास कितना है 10 ग्राम, सबका मास कितना है 10 ग्राम। सर मास सबका सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है, R और T सेम है, 1000 सेम है, तो इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा।
और जिसका मोलर मास ज्यादा हुआ, जिसका मोलर मास ज्यादा हुआ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जिसका मोलर मास ज्यादा हुआ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर फर्स्ट कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मास क्या होता है सर 180 ग्राम। सर सेकंड कौन है, सर यूरिया है। यूरिया का मास कितना होता है 60 ग्राम। और अगर थर्ड वन बात करें सुक्रोज है, सुक्रोज का मास कितना होता है 342 ग्राम। सर सबसे ज्यादा मास जिसका है उसकी वैल्यू सबसे कम आ जाएगी, तो सर ये वाला काट दो, P3 का सबसे कम। P1 P2 में सबसे ज्यादा किसका होगा, P2 का। जिसका मोलर मास कम हुआ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस क्या हैं, सेम है। चलिए, वेंटा फैक्टर फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन 1 मोल सॉल्वेंट एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट। अगर कोई डिसोसिएशन कर रहा है और किसी और जगह एसोसिएशन कर रहा है तो उस केस में, इस केस में क्या होगा सर, कहां पर अगर डिसोसिएशन होगा तो उस केस में ग्रेटर देन 1, और किसी जिस केस में एसोसिएशन होगा उसको लेस देन 1। ये कंडीशन कहां आती है तो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड में आती है। ये कंडीशन एक्चुअली आती कहां है तो बेंजोइक एसिड में, याद रखिएगा। बेंजोइक एसिड अगर पानी में जाता है, पानी में जाता है तो बेंजोइक एसिड ना डिसोसिएट करता है। देखो पानी में गया ना तो ये डिसोसिएट करेगा, क्यों, क्योंकि एसिड है, पानी में जाएगा H+ दे देगा, वाटर सॉल्वेंट में जाएगा तो H+ दे देगा। ठीक है, यहां पर I की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन यही बेंजोइक एसिड अगर मैं बोल दूं बेंजीन सॉल्वेंट में चला गया, अगर बेंजीन के सॉल्वेंट में चला गया, बेंजीन सॉल्वेंट में चला गया यही यूरिया, तो ये देखना अपने पास बेंजोइक एसिड, यही बेंजोइक एसिड क्या करता है, यहां पर डाइमराइज कर जाता है। यही बेंजोइक एसिड डाइमराइज कर जाएगा, होल ट्वाइस बना देगा, और यहां पर I की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। सर देख लीजिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा बेंजोइक एसिड का। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेंजोइक एसिड के ऊपर बेस दिया गया है। बेंजोइक एसिड पानी में गया तो डिसोसिएट करेगा, बेंजीन सॉल्वेंट में एसोसिएट कर जाएगा, पक्का। चलो, किसका वेंटा फैक्टर सेम होगा, जो Al2SO4 होल थ्राइस का है। देखो जब कुछ नहीं दिया है तो सब 100% आयनाइज, आप खुद ही मान लीजिए एग्जाम हॉल में 100% आयनाइज, मतलब इसका वेंटा फैक्टर कितना होगा, I की वैल्यू कितनी होगी, कितने पार्टिकल्स होंगे, एल्यूमिनियम के 2 पार्टिकल्स टूटेंगे और सल्फेट के 3 पार्टिकल्स टूटेंगे। सल्फेट को, सल्फर को मत अलग अलग कर देना भाई, सल्फेट एक साथ आएगा। I की वैल्यू कितनी है 5। अब चेक कीजिए किसकी I की वैल्यू 5 होती है। आप यहां देखेंगे I की वैल्यू क्या होगी, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट I3। इसको देखेंगे, इसको कैसे तोड़ते हैं, चलो मैं डिसोसिएशन ही बताया, ऐसे तो इतना इनऑर्गेनिक अब क्रैश कोर्स में हो तो ये तो मैं मान के चलूं। इसका I की वैल्यू 3, इसको कैसे तोड़ते हैं, ये सब लोग इतना तो पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 4K+ ये हो गया -4, यही है। I की वैल्यू चेक कर करके देख लो अपने पास, यहां पर I की वैल्यू कितना होगा 3 होगा, यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, और यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। इनका फर्दर डिसोसिएशन नहीं होता है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 0.52 केल्विन पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है KCl का, निकालना है KCl। सर इसका 100% हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 100% मान के चल रहे हैं। अब बताएंगे इसका डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे, तो सर I इंटू KB इंटू M देंगे। I की वैल्यू कितनी है 2, KB की वैल्यू कितनी है 0.52, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 1.04 आ गया डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी कितना आ गया 1.04। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा सर, याद करो कल बताया था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है सर, इंक्रीज करेगा 101.04 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। चलो यहां बताओ, अब फ्रीजिंग पॉइंट इसका बताओ। NaCl है, अगेन NaCl का I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 100% डिसोसिएट कर रहा है, I की वैल्यू क्या हो गई 2। सर डेल्टा TF कैसे निकालेंगे,
आई इंटू केएफ इंटू एम। आई की वैल्यू कितनी है 2, केएफ की वैल्यू कितनी है, जनरली वाटर की 1.86 होती है, अगर वैल्यू नहीं दी ऐसे दी जाती है, नहीं दी है तो 1.86 याद रखिएगा वाटर का। और मोलैलिटी कितनी है 1, तो कितना हो गया 3.72। लेकिन याद रखना गलती से भी ये मत टिक कर देना, 3.72 मत टिक कर देना, क्योंकि वो पूछ रहा है डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन याद करो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सर फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है। नॉर्मली पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, उसमें से कितना माइनस कर दूं 3.72, कितना आ जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। तो इस बात का आप एकदम अलर्ट मोड पे रहना। तो भाई देख, अब इस तरह क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व कर लो। जैसे चलो ये क्वेश्चन बताओ, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि सर मोलैलिटी दी गई है, कौन सा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ किसका हाई होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा टीएफ किसका होगा, डेल्टा टीएफ किसका होगा, तो निकालो डेल्टा टीएफ। सर डेल्टा टीएफ, सर सबका मोलैलिटी क्या है सेम है, तो डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड करेगा, सर डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टीएफ इज नथिंग आई इंटू केएफ इंटू एम होता है। सर आई की वैल्यू निकालो, आई की वैल्यू निकाल के चेक करो, यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी 2, यहां पर आई की वैल्यू, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1, यहां आई की वैल्यू निकालोगे 5, यहां पर वेंटर फैक्टर की वैल्यू 3। सबसे हाईएस्ट कौन सा आएगा, यही आएगा, सबसे हाईएस्ट यही आएगा। चलो भाई जल्दी जल्दी वेंटर फैक्टर खत्म करो। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना अपने पास, किसी वाटर का इतना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये बोल रहा है 5 ग्राम Na2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय दिस। मतलब डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है, आई इंटू के एफ इंटू एम कर सकते हैं पक्का। सर आई इंटू के एफ इंटू एम की वैल्यू भी ऐसे पुट कर देता हूं, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 कर दें। सर डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया डिक्रीज हो गया, कितना हो गया -3.72, तो सर 3.72। आई की वैल्यू क्या करेंगे, तो सर आई वेंटर फैक्टर नहीं पता, सर के एफ की वैल्यू क्या है 1.86, 1.86, W2 कितना ग्राम डाला है 5 ग्राम डाला है। सर इसका मोलर मास Na2SO4 का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, 46 प्लस 32 प्लस 64, 6 2 8 प्लस 12, 4 3 7 7 6 13 और एक कितना हो गया 14, 142। ये कितना हो गया 142 इंटू 1000 अपॉन सर इसका मास कितना पुट कर देंगे 45 पुट कर देंगे। तो सर देखिएगा ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये देख लो अपने पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 142 इंटू 45 अपॉन 5 इंटू 1000, ठीक है ये 9 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 142 डिवाइड बाई 1000 हो गया। अब सॉल्व कर लो, 18 2 जा 36, हाथ में 3 आया, 18 4 जा 72, 75 हाथ में 7 आया, 18 1 जा 5, आंसर क्या आ जाएगा 2.56 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2.56, 2.56 के आसपास का आंसर उठा लो, अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आ जाएगा, पक्का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है, देखो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी थी, मैंने क्या बताया था न्यूमेरिकल्स 2 ही टाइप के आएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है, यहाँ से वेंटर फैक्टर निकाल दो। अब वेंटर फैक्टर तो छोड़ो, तुमसे कोई बोला अल्फा निकालो ना तो भी निकाल सकते थे। Na2SO4 का अल्फा कैसे निकालोगे, देखना ध्यान से, Na2SO4 का अल्फा कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू क्या होगी, कितने पार्टिकल में डिसोसिएट होगा 3 - 1 इंटू अल्फा, आई की वैल्यू कितनी है 2.56, आई 1 + 2 अल्फा, यहां से अल्फा भी निकाल सकते हो आप चाहो तो यहां से अल्फा भी निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखना,
वेंटा फैक्टर दिया हुआ है, किसी का पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। चलो इसका वेंटा फैक्टर कैसे लिखेंगे, कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा ये, सर ये कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा। तो सर आई की वैल्यू 1 + 3 - 1 इंटू अल्फा लिखूंगा। आई की वैल्यू कितनी है 2.74 है, 1 + 2 अल्फा लिखा जाएगा। सर 1.74 = 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.87। अल्फा ये फ्रैक्शन में आया, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा पक्का। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, सर अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में दिया गया है, मुझे कैलकुलेशन के लिए अल्फा की वैल्यू को फटाफट किस में कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में, 0.2 आ गया। अब यहां से देखूंगा मैं क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। पहले डेल्टा टीएफ निकालो, डेल्टा टीएफ कितना आएगा सर आई इंटू के एफ इंटू एम आएगा। आई की वैल्यू कितनी होगी सर, इस केस में वीक एसिड है तो वीक एसिड में HX कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, H+ और X- में 2 पार्टिकल्स में टूटेगा। आई की वैल्यू क्या होगी 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा लिख सकता हूं, देखो 1 + n - 1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 + अल्फा 1 + अल्फा 1 + 0.2, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। देखो अल्फा दिया है फिर उससे क्या निकाल दिया आई, और आई दिया है तो अब निकाल दो 1.2। केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, मोलालिटी की वैल्यू कितनी है 0.2, डेल्टा टीएफ आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा 0 - इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा यार, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.2, कितना आ जाएगा 0.44, 0.45, तो ये कितना आ गया 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस, ए इज द करेक्ट आंसर पक्का। तो ये देख लो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई सॉल्यूशन का, ये वेंटा फैक्टर के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी, अब कोई बोले सर आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेट हो गया, नहीं भाई अभी है, अभी तो आधा टाइम हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें तो ऑलरेडी एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पहले से किया था। याद कीजिए हमने बोला था कि कोई भी एटम है उसको 3 पार्टिकल्स चाहिए, यहां पर जो लिखते हैं, यहां पर जो लिखते हैं और यहां पर जो लिखते हैं, इन तीनों का मीनिंग हमने बोला था कि सर ए जो होता है वो क्या होता है मास नंबर होता है, और मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। अरे लास्ट ही वीक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, यही था ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स थे, यही थे। नंबर ऑफ ये था। सर ये देखिएगा जेड क्या है, तो सर ये क्या है एटॉमिक नंबर है, ये जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, और इसी को क्या बोल देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देंगे। ये सब चीजें हमने लास्ट वीक ही स्टार्ट किया था, पहले दिन हमने यही सब किया था कि सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स का नंबर, अगर प्रोटॉन्स का नंबर पूछे तो जेड, न्यूट्रॉन्स का नंबर पूछे तो ए माइनस जेड, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सर प्रोटॉन के बराबर होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम है तो ये बराबर होता है। लेकिन अगर चार्ज्ड एटम है, अगर चार्ज्ड एटम है तो डिपेंड करता है सर, चार्ज्ड एटम में अगर कटायन है तो इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोटॉन माइनस चार्ज, और अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा सर इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोटॉन प्लस मॉड ऑफ चार्ज, यही होगा। तो बस यही था सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेरे पास 3 आए थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेरे पास 3 आए थे, और यहां पर कुछ मैंने आइसोटोप्स की बात की थी, आइसोबार्स की बात की थी, ये सब कुछ हमने आइसोटोन्स की बात की थी, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी, क्या याद आ रहा है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स और आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स, यही बात हुई थी। सर देख लो अपने पास क्या होगा सर, आइसोटोप्स में क्या इक्वल रहता था सर, इक्वल नंबर, यहां पे किसका होता था इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते थे, यहां प्रोटॉन्स इक्वल होते थे, यहां प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल होंगे, यहां पर आइसोटोन्स में इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते थे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे,
और यहां पर देखोगे आइसोस्टर्स तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एटम, इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे और इक्वल एटम्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स भी इक्वल होंगे, एटम्स भी इक्वल होंगे। आइसोडायफर्स में इक्वल डिफरेंस ऑफ, इक्वल डिफरेंस ऑफ ए माइनस जेड, ऐसा डिफरेंस याद रखिएगा। यही सब था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इवन हमने ये चार्ट भी पढ़ा था, याद करो मैंने रिलेटिव चार्ज बताया था कि रिलेटिव चार्ज ये होता है। अब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये सब चीजें देखी हुई हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने ये सब चीजें देखी थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होगा कि रिलेटिव मास इसकी वैल्यू कितनी, ये एनसीईआरटी का टेबल है भाई, इसीलिए ध्यान रखिएगा। याद करो हमने बोला भी था कि भैया इलेक्ट्रॉन का मास कितना ले लेते हैं, 0 AMU ले लेते हैं, इसको कितना ले लेते हैं 1 AMU, ये कितना है 1, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम बोल देते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल, 1 AMU के इक्वल। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 1/1837 टाइम्स, 0 के ऑलमोस्ट। लेकिन सर इसका जो चार्ज होता है रिलेटिव चार्ज -1, इसका रिलेटिव चार्ज +1, ये 0 चार्ज। सर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग, स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग, स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज अपॉन मास के रेशियो को बोलते हैं, चार्ज अपॉन मास के रेशियो को बोल दिया जाता है, चार्ज अपॉन मास के रेशियो को बोल दिया जाता है, ये स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्यों, चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन मास बेचारे का बहुत कम है, 10⁻⁻31 यहाँ 10⁻⁻27 kg है, तो सर इसका वैल्यू ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जिसका मास कम है, चार्ज बराबर है लेकिन मास कम हुआ तो ऑब्वियस स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत हाई। तो स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर कोई पूछ दे, अगर स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर कोई पूछ दे तो स्पेसिफिक चार्ज के ऑर्डर में याद रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज के ऑर्डर में, स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछ दे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का तो होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पक्का हो जाएगा सर। अब देखो एक्चुअली एक बात बताओ, चलो हम लोग तो डे 1 पे समझ गए कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट रियलिटी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे तो मिला नहीं होगा कि मान लो कहीं घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन मिल गया एटम के अंदर, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उनके ऊपर डिस्कशन किया गया होगा, तब जाके हमें मिला होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग ये डिस्कवरी जान जाते हैं, अभी भी नई एनसीईआरटी में ये डिस्कवरी है, अभी हटाया नहीं गया है, तो इसीलिए हमें थोड़ा पढ़ना जरूरी है। नई वाली एनसीईआरटी में भी ये डिस्कवरीज है, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे डिस्कवर होते हैं। उससे पहले एक सिंपल चीज जानते हैं, एक्चुअली जो एयर होता है, चलो बताओ, एयर जो होता है कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है? एयर जो होता है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? एयर क्या होता है? एयर इज अ पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। एयर क्या होता है? ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि सर ऐसा होता तो वायर जा रही होती, हमें करंट लग जाता। एयर जो होता है सबसे बेकार कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एयर बिकम्स कंडक्टर, ध्यान सुनना क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से एयर बिकम्स कंडक्टर या शो कंडक्टिविटी, एयर शोज कंडक्टिविटी, एयर शोज कंडक्टिविटी एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। सर अगर एयर को कंडक्टिविटी शो करना है, एयर की कंडक्टिविटी शो करनी है तो बहुत ही लो प्रेशर और बहुत ही हाई वोल्टेज दे दोगे तो एयर कंडक्टिविटी शो कर देता है। और ये कहां पॉसिबल होता है? तो ये पॉसिबल होता है एक ट्यूबलाइट के अंदर, या जो हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग जब शुरुआत में लेते थे तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग इसको बोलते थे डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है कि कोई गैस इसमें फिल कर दीजिए और इसके अंदर एक कैथोड बना दीजिए और एक एनोड बना दीजिए। यहां पर क्या दे दीजिए? हाई वोल्टेज। नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये नॉर्मली इसमें गैस कंडक्ट नहीं करता, एयर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसके अंदर जो गैस होगी ऑब्वियस है होगा क्या? एयर कंडक्ट नहीं करता नॉर्मल केस में। लेकिन हाई वोल्टेज और बहुत ही ज्यादा वेरी लो प्रेशर लगा दीजिए, बहुत ही लो प्रेशर लगा देंगे तो ये गैस क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी। ये गैस कंडक्टिविटी, एयर कंडक्टिविटी कैसे शो करता है? बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। एयर कंडक्टिविटी शो कैसे करेगा? बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पे गैस क्या करेगा? आयनाइज हो जाएगा। और इसी के कारण जब गैस आयनाइज होगा तो उसके कारण कंडक्टिविटी शो चालू हो जाएगी, कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी।
जाएगी। तो याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कैथोड रे, एनोड रे हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लेकिन एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया, बोला गया कि यार एयर बेकार करंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये कंडक्टिविटी शो कर देगा एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज पे ये क्या करेगा, शो करना शुरू कर देगा, ये डिस्चार्ज ट्यूब में। पक्का? अब लोगों ने बोला इसका हमें क्या फायदा? एक्चुअली इसी का फायदा उठाया किसने? इसी का फायदा उठा लिया थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिया। थॉमसन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिया, और एक्सपेरिमेंट का नाम होता है दैट इज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिया। थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ध्यान सुनना। उसने क्या बोला कि सर अभी आपने एक बात बोली है, अभी एक आपने बात बोली है क्या कि सर, ध्यान से देखिएगा, अभी आपने एक लाइन बोली है कि सर हम लोग क्या करेंगे, बहुत हाई वोल्टेज दे दें, बहुत हाई वोल्टेज दे दें, बहुत हाई वोल्टेज दे दें, यहां पर हाई वोल्टेज दे दिया जाए, हाई वोल्टेज दे दिया जाए यहां पर। इसको देखना, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या बोला, ये मेरा कैथोड होगा, मेरा क्या होगा, ये कैथोड होगा। थॉमसन ने बोला भाई साहब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड होता है, एक क्या होता है, एनोड होता है। तो देखना ध्यान से, कैथोड होगा, एनोड होगा। अब हुआ क्या, एनोड पे हमने क्या चार्ज, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव। देखना होगा क्या, बहुत हाई वोल्टेज और बहुत ही लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, मतलब ऑलमोस्ट क्या कर दिया, वैक्यूम के क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब यहां पर क्या किया, थॉमसन ने बोला कि यार जो पुराना एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें कुछ ना कुछ चीजें होंगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो उसने क्या बोला, बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज दे दो। देखना क्या शुरू किया उसने बोला कि मैं ना एक काम करता हूं, मुझे ना ऐसा लगता है कि इसके गैस जो पार्टिकल्स है ना, ये कुछ ना कुछ तो रेडिएशन रिमिट कर रहे हैं। ये बल्ब जलने लगती है, एक्चुअली बल्ब क्या होती है, जलने लगती है। डिस्चार्ज ट्यूब देखोगे ना, ट्यूब के अंदर कभी खोल के देखना, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ये एक ट्यूब होती है बस, इधर एक टर्मिनल होता है, इधर एक टर्मिनल होता है। कभी इस एक्सपेरिमेंट को लाइव देखना हो ना, तो पुराने ट्यूबलाइट को देखना, वो ऐसे ऐसे करके जलेगा, दोनों साइड से बल्ब ऐसे होता है ना, फिर एक जल जाएगा। ऐसा कभी देखा है कि ट्यूबलाइट ऐसे ऐसे कर रही हो फिर जल गया हो? क्या होता है, ये ट्यूबलाइट है एक टाइप समझो तो। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी, आज के टाइम पे नॉर्मल है, हमारे घर में हर एक जगह दिख रहा है, हमारे मोबाइल में हर एक जगह कैथोड रे ट्यूब ऐसे ही दिख जाती है। जो एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने इतनी मेहनत से किया, आज के टाइम पे हर एक जगह जहां भी एलईडीज देख रहे हो, जो भी मोबाइल पे जो भी स्क्रीन देख रहे हो, सब में अंदर यही पड़ा हुआ है। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे पुराने जमाने में टीवी देखा था, पुराने जमाने टीवी में ना पीछे की तरफ आता था ये ट्यूब, पीछे की तरफ खींच के आता था ट्यूब। पुराने जमाने का कंप्यूटर देखोगे तो उसका शेप देखोगे ना ऐसे आएगा, वो इसी ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए था। वो इसी ट्यूब के कारण जितने भी कलर्स एमिट होते हैं, जितने भी एलईडीज देखते हो, सारे के सारे इसका यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा होता क्या है, बहुत ही लो प्रेशर, बहुत हाई वोल्टेज दिया। हुआ क्या, थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व करा, उसे बोला यार कुछ तो हो रहा होगा, एक काम करते हैं, यहाँ रेडिएशन जो आ रही है, जो बल्ब जल रहा है, ये रेडिएशन क्यों आ रही है? तो इसको चेक करने के लिए उसने नॉर्मल दिमाग लगाया। उसने बोला यार एक काम करते हैं, एक ना एनोड पे छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, होल कर देते हैं, होल कर देते हैं, और पीछे क्या लगा देते हैं, पीछे लगा देते हैं, हम लोग लगा देते हैं जिंक सल्फाइड की ट्रेन, मतलब से ट्रेन कह रहा हूं, स्क्रीन। ये क्या लगा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट मतलब क्या होता है कि सर इस पे ना, इस पे क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ये क्या करता है, जैसे ही इस पे लाइट जलेगी ना, ये ग्लो करेगा, जैसे ही लाइट जलेगी ग्लो करना शुरू होगा। तो उसने बोला कि एनोड के अंदर क्या करो, छेद कर दो। तो इसको क्या बोलेंगे, परफोरेटेड एनोड। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परफोरेटेड एनोड। अब उसने क्या देखा कि भाई रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन आ रही है, और ये रेडिएशन ना किसको हिट कर रही है, यहां पर जाके हिट कर रही है। उसने बोला यार इसका मतलब कि इधर से कोई रेडिएशन आ रही है, मतलब ये किधर से आ रही है, कैथोड से आ रहा है। तो इसको उसने नाम क्या दे दिया, कैथोड रे। इसने इसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रे। आया कहां से, बिकॉज ऑफ गैस आयनाइजेशन। गैस के आयनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वही इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। लेकिन उसने क्या बोला, उस टाइम उसको आइडिया नहीं था इलेक्ट्रॉन का, तो उसने क्या बोला कि भाई इस गैस के आयनाइजेशन से जो रेज आ रही है, कहां से आ रही है, कैथोड से। तो इस रे का उसने नाम रख दिया कि सर ये कौन सी रे होंगी, ये कौन सी रे होंगी। तो इसने उसका नाम रख दिया कैथोड रे। ये कौन सी रेडिएशन रख दी कि सर ये कैथोड साइड से लग रहा है। याद रखना, कैथोड से नहीं निकला, कैथोड की तरफ से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रे। अच्छा, अभी देखोगे इसका अपोजिट एनोड रे आएगा। तो
इसका मतलब बंदे से एक ही बार उसने सिर्फ इधर ही एक्सपेरिमेंट किया, इधर किया होता तो उसके नाम पे 2 आ जाते, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। कैथोड से आ रहा है तो इसने बोला कैथोड रे नाम रख देते हैं। फिर इसने बोला यार ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैसे? क्योंकि ऑब्वियस गैस डाली थी वही आयनाइज हुआ होगा, कौन सा चार्ज है इसके अंदर? मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर इधर प्लस है इधर अगर माइनस है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किधर की तरफ मुड़ जाएगा? पॉजिटिव साइड डिविएट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर की साइड डिविएट हो जाएगा? इधर की साइड। तो इसने क्या देखा कि भैया मैंने एनोड रे को, सॉरी कैथोड रे को पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से पास किया तो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव साइड। इसका मतलब कैथोड रे में क्या है? नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और इसी के ऊपर इसने अब रूल्स देने शुरू किए। अच्छा, इसने अलग अलग गैस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, बोला गैस अलग अलग कर लेता हूं। गैस अलग अलग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ सिमिलर सा रहा। गैस अलग अलग करके भी देख लिया इसने, सब कुछ क्या रहा? कैथोड रे का सब कुछ सिमिलर सा रहा। तो इसने बोला, थॉमसन ने क्या बोला कि भैया इसका मतलब जब कोई गैस बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज दे दी जाते हैं तो उससे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं कैथोड रे, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम उसने इलेक्ट्रॉन भी नहीं रखा था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था, थॉमसन ने बोला था नेगाट्रॉन्स। नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसका नाम क्या रखा गया था? नेगाट्रॉन्स। और नेगाट्रॉन्स रख दिया गया इसका नाम। नेगाट्रॉन्स को बाद में लोगों ने स्टोनी करके आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो ध्यान सुनना। तो इसने बोला कि यार कुछ पार्टिकल्स हैं जो कैथोड की तरफ से आ रहे हैं तो कैथोड रे हो गए, कैथोड की तरफ से आ रहे हैं कैथोड रे हो गए, और इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनकी जो रेडिएशन है ये ऑब्वियस है, चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये डेविएट करते हैं, इनकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कुछ हीटिंग इफेक्ट होगा, ऑब्वियस किससे टकराएंगे तो हीटिंग करेंगे, किसी रेडिएशन से मैकेनिकल इफेक्ट होगा, मतलब इनके रास्ते में अगर कोई आ जाए तो उसको रोटेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे नॉर्मली स्विच दबाते हैं, टीवी बंद हो जाता है, फैन चल जाता है आज के टाइम पे, तो भैया ये क्या कर रहा है? इसका कौन सा इफेक्ट है? ये क्या है? मैकेनिकल इफेक्ट है। मतलब जो काम आप उठ के करते वो काम ये बटन से, रेडिएशन से ही कर दिया जा रहा है, तो वही काम ये भी कर सकता है। तो सेम चीज को इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बताया। ध्यान सुनना, ये इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं, इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? ये प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएगा तुमसे भाई, एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करवाएगा। इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं। प्रोड्यूस्ड ग्लो और लाइट व्हेन हिट द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड, ऑब्वियस है भाई, लाइट है तो मूव करेगी। कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नोन एज नेगाट्रॉन्स। इसी को हम लोग क्या नाम देते थे? नेगाट्रॉन्स। और इसी को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स। कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज नेगाट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। रोटेटेड ऑफ लाइट विन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं, इसी का नाम रख देते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। कि सर अगर बीच में इसके क्या लगा दिया जाए, बीच में अगर इसके क्या लगा दिया जाए? रोटेटिंग, मतलब बहुत पतला सा एक वो लगा दिया जाए, व्हील लगा दिया जाए तो उसको रोटेट कर सकता है, मतलब ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सर ये बीच में ऑब्जेक्ट को हीट कर सकता है, मतलब ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? हीटिंग ऑब्जेक्ट को ही। सर इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछेगा कैथोड रे में क्या होता है? मैकेनिकल इफेक्ट होता है, यस सर। ऑब्जेक्ट को हीट कर सकता है, यस सर, हीटिंग इफेक्ट भी है। प्रोड्यूस शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्वियस है बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो शैडो प्रोड्यूस करेगा, मतलब मेटल्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मेटल्स को शैडो तभी क्रॉस कर पाएगा, ठीक है, शैडो बनाएगा। प्रोड्यूस्ड एक्सरे, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूस्ड, लास्ट के दो जो पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस्ड एक्सरे, एक्सरे जितना भी आज के टाइम पे जितना एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो कैथोड रे से ही प्रोड्यूस होता है, जब कैथोड रे किससे टकराता है? हेवी मेटल से। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कैथोड रे किससे टकराता है? एक्सरे से टकराता है, सॉरी कैथोड रे किससे टकराता है? हेवी मेटल से। जितना भी आज के टाइम पे भी अगर आपको कैथोड रे दिखेगा तो एक्सरे का मशीन देखोगे तो उसमें देखोगे कैथोड रे निकलती है और वो किससे टकराती है? हेवी मेटल से, और फिर एक्सरे प्रोड्यूस हो जाता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इसको ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा नेचर ऑफ गैस से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा नेचर ऑफ गैस से, और जो कैथोड मटेरियल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस टाइप का गैस डाल रहे हो, कोई भी गैस हो, इलेक्ट्रॉन का सेम अपने पास सब कुछ सिमिलर आएगा, सेम नेचर आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे याद रखिएगा थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। क्या होता है? रेडिएशंस आती हैं कैथोड से, किधर को जाती हैं? एनोड को जाती हैं, और ये रेडिएशन जो होती हैं, यही रेडिएशन हम लोगों की लाइफ में क्या बोली जाएंगी? ये रेडिएशन ही कही जाएगी कि भाई इसी को हम लोग बोल देंगे, ध्यान से देखना अपने पास, इसी को बोल देंगे, ठीक है,
इसी को हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये हम लोगों की लाइफ में कैथोड से एक्सपेरिमेंट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसी से बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन पहली बार थॉमसन ने डिस्कवर किया, लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी बेकार थी, उसको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको उसके बारे में किसने पूछा कि और बताइए, आपको ये तो पता चल गया कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में और बताइए, इसका मास बताइए, इसका चार्ज बताइए। गया थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा खुश हुआ, उसने बोला वाह क्या बात है। अब देखो थॉमसन को, देख रहे हो कैसा बंदा है, बेचारा फ्रस्ट्रेट बैठा हुआ है। इसने क्या करा, बोला कि यार सर आपसे लोगों ने पूछा कि सर चार्ज बताइए, मास बताइए। इस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है, इस बंदे ने चार्ज और मास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया, ये क्या बता दिया, रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये बता दिया कैसे, बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब और अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इसने एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया कि सर चार्ज और मास तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चार्ज बाई मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो इसने बता दिया, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो बता दिया। कैसे, इसने एक एक्सपेरिमेंट करा, ध्यान सुनिएगा एक्सपेरिमेंट कैसा था। ये एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में देखेंगे आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। देखिएगा ये कैथोड रे है, देखो एनोड में क्या कर रखा है, परफोरेटेड। ध्यान से देखना ये होता क्या है, एग्जाम हॉल में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। सर ये देखिएगा, सर कैथोड रे पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव, देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो ए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखो तो ए के प्रेजेंस में, ध्यान से देखना, ए क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कौन हिट करेगा, सर देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो कैथोड रे किधर को अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइड, किधर जाएगा, इधर को जाएगा। कैथोड रे किधर को जाएगा, अपने पास इधर को जाएगा। देख लो 3 एक्सपेरिमेंट किए, उसने बोला खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो यहां पर जाके हिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड रे नेगेटिव है, किधर को अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, ऊपर जाके हिट कर जाएगा। किसने बोला सर अगर मैं ये लगाते हैं, ध्यान देखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सी में देखो ये यहां नीचे आके हिट कर देगा। सर सी क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ये मैग्नेटिक फील्ड में नीचे आके हिट कर गया, ये नीचे आके हिट कर गया मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये देखिएगा सर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लोगों ने बोला सर ये तो डेविएट कर रहा है अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जा रहा है। अच्छा एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें पहले ही बता दिया था एक दूसरे क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देख लो अपने पास एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लोगों ने बोला सर एक काम करते हैं, थॉमसन ने बोला कि एक काम करते हैं, ये जो बी है ना ये क्या करा गया, तो ये बोला गया कि सर म्यूचुअली बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बोला गया कि सर एक काम करते हैं, अब दोनों को बैलेंस कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दिया जाए। ऐसे जो लोग फिजिक्स में ऐसे जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करके बी पे ला के रखा गया। ये एक्सपेरिमेंट से इसको क्या फायदा हुआ, एक्चुअली इसने फिजिक्स यूज किया। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है सर वो ऐसा होता है Q इंटू ई। सर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है। तो उसने इन दोनों फोर्सेस का यूज करा, बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को, ये ऊपर ले जा रहा है ये नीचे ले जा रहा है, एक काम करते हैं इन दोनों फोर्स को बैलेंस करते हैं और कहाँ हिट करते हैं, बी पे हिट करते हैं। बी पे हिट करा उसने, और यहां से उसने क्या निकाल दिया, यहां से उसने निकाल दिया कि भैया मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से उसने निकाल दिया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो किस्मत इतनी खराब है, इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। आपको ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है इमेज दे के पूछ ले कि बताइए ए पे कब हिट करेगा, सी पे कब हिट करेगा, बी पे कब हिट करेगा। तो याद रखिएगा ए पे कब हिट करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पे सी पे कब हिट करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बीच में कब हिट करेगा, जब दोनों को बैलेंस किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको जेईई मेंस में मिल चुका है, तो इसलिए आपको भी आ सकता है। ठीक है, ये देखिएगा इस बेचारे ने क्या बोला कि सर डेविएशन जो होता है ना, जो डेविएट कर रहा है ऊपर नीचे, ये जो डेविएशन है वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। 3 चीजें कौन कौन सी, सर डेविएशन जो होता है चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन। सर दूसरा, सर मास पे डिपेंड कर रहा है, जितना कम मास उतना ज्यादा डेविएशन। एंड थर्ड वन कि सर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इतना ज्यादा नहीं लिख के, हम लोग सीधा सीधा ये ध्यान रखेंगे कि भैया जो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज
directly proportional to electric and magnetic field and inversely proportional to electric and magnetic field and inversely proportional to mass। आपको इतना सिंपल सा ध्यान रखना है, कैथोड रे का जो डेविएशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। पक्का। जो इसकी जिंदगी इतनी बर्बाद है कि इसको बेचारे को कुछ मिल नहीं पाया, इसको बस चार्ज अपॉन मास मिल पाया। जो आज के टाइम पे हम पहली क्लास में पढ़ गए, थॉमसन को उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था सर, चार्ज अपॉन मास का रेशियो मिला था। आज के टाइम पे 9th क्लास का बच्चा भी जानता है कि सर ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आज के टाइम पे कोई भी जानता है, लेकिन उस टाइम पे बेचारे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था, स्पेसिफिक चार्ज मिला था। लेकिन कोई बात नहीं, थॉमसन ने बोला यार छोड़ो यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लोग हैं, उंगली बहुत ज्यादा हो गई, छोड़ दिया। थॉमसन ने बोला बस भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, मैंने इसके स्पेसिफिक चार्ज को बता दिया। अब लोगों ने बोला भाई स्पेसिफिक चार्ज, एग्जैक्ट चार्ज क्या होगा, एग्जैक्ट मास क्या होगा। तो इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट आता है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है आज वाला, अभी थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, कल परसों 2 दिन न्यूमेरिकल्स ही खूब सारे होंगे, तो ध्यान सुनिएगा। लोगों ने बोला कि भाई साहब ये कैसे हुआ, तो लोगों ने बोला सुनिए ना सर कैसे हुआ ये चीज़। तो उसने बोला सुनो एक काम करते हैं भाई, मैं रिटायर ले लेता हूँ। थॉमसन चला गया, बोला भाई मुझे ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दे दो, बाकी इसके अलावा स्पेसिफिक चार्ज निकाल के दिखा सकता हूं, मुझे इसके बाद का नहीं है पता कि इसका चार्ज क्या होता है, इसका मास क्या होता है। तो यहां पर जब ये चला गया तो फिर एक बंदा आया, उसका नाम था मिलिकन। वो क्या था, मिलिकन भाई साहब क्या बोले, उन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाला। इसको हम बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो बेसिक फिजिक्स यूज कर लिया। इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बेसिक फिजिक्स यूज कर लिया। मतलब इन्होंने बोला मान लो ये ऑयल ड्रॉप कर रहा है, एक नॉर्मल पेन है, पेन ऐसे ड्रॉप करेगा तो नीचे क्या फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल। ऊपर क्या लगेगा, जो भी एयर का रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग, यही लगेगा। अगर ये गिरता है तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल, ऊपर क्या लगेगा, एयर ड्रैग। इन्होंने बोला दिमाग लगाया, बोला एक काम करते हैं, ये ना जितने ऑयल ड्रॉप हैं इन सब के ऊपर इलेक्ट्रॉन चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे देते हैं, मतलब नेगेटिव से इसको अटैच कर देते हैं। तो होगा क्या, अब देखना, अब अगर ये पेन गिरेगा, मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और मैंने यहाँ नीचे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया प्लेट में, तो सर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले भी लग रहा था, लेकिन अब ये नेगेटिव है और नीचे क्या है, पॉजिटिव। तो अब क्या होगा सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये कौन सा अट्रैक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सर अब आपका टाइम, ऑयल ड्रॉप करने का टाइम क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि अब दो फोर्सेज नीचे लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। तो यहाँ पर लोगों ने बोला वाह बहुत बढ़िया यार। मुलिकर बोला कि देखो भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये देख लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये तुम्हें ये सब नहीं पूछना जाना, ठीक है। देखना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और बोला कि भाई साहब क्या बात है, देखिएगा 3 फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल, ड्रैग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों लग रहे हैं, इसका रीजन आपको पता चल गया। इसने बोला, मिलिकन ने क्या करा, ध्यान सुनिएगा, मिलिकन ने क्या बोला कि जिंदगी में जितने भी चार्जेस होंगे, मैग्नीट्यूड जो भी चार्ज होगा दुनिया का, वो सारा का सारा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये फॉर्मूला आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। ये चार्ज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि चार्ज इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू N इंटू ई। N क्या है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी आप मूव करा रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके पास, कोई भी दुनिया का कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा, मतलब इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसके ऊपर नीचे नहीं होगा, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसके ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये बात बोल दी किसने, ये बात बोल दी हम लोगों को, ठीक है। ये बोल दी हम लोगों को किसने, बोला कि भैया ये होगा, मुलिकन ने बोला कि अरे भाई साहब देखिए मैंने आपका क्या निकाल दिया, यहां तक, यहां इसरो ने क्या निकाल दिया, चार्ज भी निकाल दिया। इन्होंने जैसे ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे ही आया -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको ही पता है उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। क्यों, क्योंकि सर पहले से क्या पता था, स्पेसिफिक चार्ज पता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है, 10 की पावर -31 kg। सोचो किस्मत इतनी खराब थी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट थॉमसन नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के बता पाया, स्पेसिफिक चार्ज, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के बता पाया, स्पेसिफिक चार्ज। ये चीज कौन बता के गया, मिलिकन ने। एग्जाम हॉल में हो सकता है आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थ्योरी वाला, ठीक है ना। आज जो तू पढ़ रहे हैं थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कल न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे आपके, कल बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, परसों भी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स,
सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या सीरीज रहा, पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर क्या हुआ सर, थॉमसन ने क्या करा, मॉडिफाइड थे कैथोड रे के अंदर एक्सपेरिमेंट करा, वहां से क्या निकाला, स्पेसिफिक चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का। फिर क्या हुआ सर, मुलिकर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा, फिर वहां से निकल के आया। दूसरा, न्यूक्लियॉन्स की डिस्कवरी में हम लोगों के पास दो लोगों की डिस्कवरी है, प्रोटॉन्स की है और न्यूट्रॉन्स की है। भाई न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत लेट हुई, पता है क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तो बहुत जल्दी हो गई। कैसे? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बहुत सिंपल सी थी, लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला यार कैथोड के साइड से जो रेडिएशन आ रही है वो निगेटिव है, अगर कोई चीज निगेटिव है, पहले कोई चीज न्यूट्रल थी, उसमें से कुछ निगेटिव निकल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो बहुत सिंपल सी हो गई। किससे हो गई? इसको हम लोग बोल देते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर क्या बोल देते हैं, कैथोड रे ही एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट बस विथ परफोरेटेड, अब की बार, पिछली बार हमने परफोरेटेड एनोड लिया था, अब की बार परफोरेटेड कैथोड ले लीजिए। मतलब सेम एक्सपेरिमेंट जो आपने थोड़ी देर पहले किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, वही सेम चीज कर दीजिए। अब की बार सेम एक्सपेरिमेंट को बस अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिएगा। यहां पर हाई वोल्टेज लगा दीजिएगा, हाई वोल्टेज, यहां पर फिर से वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, और अब की बार यहां से क्या करेंगे, इसके अंदर अब की बार कैथोड के अंदर क्या करेंगे, परफोरेटेड कैथोड डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें उधर से रेडिएशन चेक करनी है। सर इधर गए तो नेगेटिव आया, उधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर फिर से गैस है, आयनाइज होगी, और यहां पर क्या लगा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। बेटा ये पिक्चर कोई तुमसे नहीं पूछेगा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ना ही तुम्हें बनाने की टेंशन लेनी है, बस देख लेना क्या किया गया। अब सर इधर से रेडिएशन आ रही है, अगर इधर से रेडिएशन आ रही है तो इसको क्या बोल देंगे, एनोड से रेडिएशन आ रही है तो एनोड हो गया। ये क्या है, एनोड है। अगर एनोड साइड से रेडिएशन आ रही है तो एनोड रे बोल देते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स में देखोगे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बहुत आसानी से हो गई। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल थे, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन थे, तो इनको आराम से कर लिया। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत लेट हुई, मतलब इसके लिए रेडियो एक्टिविटी का वेट करना पड़ गया। सोचो, न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए हमें, ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निगेटिव का अपोजिट क्या आ जाएगा, प्रोटॉन, तो बहुत सिंपली से निकल गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी देखोगे, देख लो क्या किया गया, देखना यहां पर फिर से स्क्रीन पे क्या लगा दिया गया है, सर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई है। सर एयर एट वेरी लो प्रेशर लगा दिया गया है, एयर एट वेरी लो प्रेशर लगा दिया गया है। और देखो ना अब एक्सपेरिमेंट में कहां से आ रहा है, वही सेम एक्सपेरिमेंट, अब की और क्या कर दिया गया, परफोरेटेड कैथोड कर दिया गया। प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट विथ परफोरेटेड कैथोड, सेम चीज जो आपने वहां पढ़ा था उसी चीज को अपोजिट में कर दिया जाता है। कैनाल रे बोल देते हैं या फिर एनोड रे बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, कैनाल रे बोल देते हैं या फिर एनोड रे बोल देते हैं। ठीक है, एनोड की तरफ से आ रहा है तो कैनोड रे या कैनाल रे बोल दिया जाता है। इसकी भी प्रॉपर्टी देखोगे एग्जैक्टली वैसी है, इनविजिबल है, ट्रैवल विथ हाई स्पीड है। सर ये देखोगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, वो निगेटिव चार्ज था तो निगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट हुआ था, पॉजिटिव साइड। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर अट्रैक्ट होगा, एकदम अपोजिट, पॉजिटिव वाला निगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनोड रे पोजेसेस आयनाइजिंग पावर, आयनाइज कर सकता है। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, इसकी जो E/m की वैल्यू है, जो अपने पास जो नेचर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैस कौन सा लेते। कैथोड रे में टेंशन नहीं थी, कैथोड रे क्या था, इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन थी, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी गैस डाल दो, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको वो लगता है कि प्रोटॉन की प्रोडक्शन करनी है, उस केस में आपको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, सर आपको नेचर ऑफ गैस पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ गैस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेचर ऑफ गैस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेचर ऑफ गैस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नेचर ऑफ गैस देख लो, ठीक है, नेचर ऑफ गैस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। E/m रेशियो डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, कैथोड रे में नहीं था। तीसरी चीज, E/m प्रोटॉन का ऑब्वियस है, स्मॉलर दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें पहले से पता है। चलिए, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन किसका बना सकते हैं, हाइड्रोजन का। क्यों सर, देखो ना 1 हाइड्रोजन है, ये देखो सर, प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन कितना 1 - 1 0, इलेक्ट्रॉन कितना 1। सर जैसे ही H+ किया मैंने, जैसे ही इसके ऊपर 1H1 किया, प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन पहले से ही 1 0। सर इलेक्ट्रॉन कितना था, पहले ही 1 था, उसको भी हटा दिया। सर ये H+ किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। सर प्रोटॉन का मास आज के टाइम पे आपको पता है, पहले ही बताया गया है। E/m का रेशियो
याद रखिएगा प्रोटॉन का कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल है बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है एंड दैट्स वाई ई बाई एम की वैल्यू प्रोटॉन की ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई ई बाई एम की वैल्यू प्रोटॉन की ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सत्संग को और आगे बढ़ाते हैं। सत्संग में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, अब न्यूट्रॉन्स की बारी करते हैं। सत्संग में सुन लीजिए क्योंकि भैया यही आपके काम आएगा। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक ने। कैसे किया? तो भैया ये बहुत लेट डिस्कवर हुए, मतलब इनके लिए क्या किया गया, नॉर्मल रिएक्शन से डिस्कवर नहीं हुए। इनके लिए हमने क्या करा? रेडियो एक्टिविटी यूज करी। इनके लिए हमने क्या करा? रेडियो एक्टिविटी यूज करी। मतलब इनके केस में न्यूक्लियर रिएक्शंस यूज किए गए। ये केमिकल रिएक्शन से नहीं मिले, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से मिले। केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में देख लो एटम कंजर्व नहीं हो रहा। कैसे मिला? तो बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? ये है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। हीलियम के न्यूक्लियस को क्यों? क्योंकि सर दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के। देखो ना, ये देखो, प्रोटॉन कितने? 2, इलेक्ट्रॉन कितने? 2, न्यूट्रॉन्स कितने? 4 - 2 2। लेकिन हीलियम पे अगर तुमने +2 लगा दिया, सर ये देखिएगा, प्रोटॉन अभी भी 2, न्यूट्रॉन्स अभी भी 4 - 2 2, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो ये अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? ये है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा। अल्फा पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है? उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। और यही चीज अपने को देखना है, यही चीज हमें देखना है, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे हो जाती है, पक्का न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे करते हैं। देख लो, न्यूट्रॉन्स ऑब्वियस है, निगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव है, तो इनके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया ये किसी साइड डेविएट नहीं करते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दिस। हम लोग E/m का रेशियो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। E/m का रेशियो क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। रदरफोर्ड को प्रोटॉन मिला था आप अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से। ये सारा थ्योरी आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, चाहे तो इस पीडीएफ को सेव करके रख लीजिए। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी आज, क्योंकि कल से इसके न्यूमेरिकल्स चालू होंगे, आज थ्योरी ही थ्योरी। चलिए बताइए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं बताओ? क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं? जल्दी क्या हो जाएगा? जल्दी क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 2 और 3, बोथ 2 और 3, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये देखिएगा, ये बताइए, व्हाट इज द अदर नेम फॉर एनोड रे? एनोड रे का अदर नाम क्या होता है? कैनाल रे होता है। सीधा सीधा एक बार में वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे, प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे या कैथोड रे, किसी के लिए भी क्या चाहिए होगा? हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर। हाई वोल्टेज, लो प्रेशर। The following is not true for cathode ray. Cathode ray consists of negatively charged particles. सही है। Cathode ray discovered by J.J. Thomson. Nature of cathode ray depends on nature of gas. नहीं यार, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, यही सही होगा। The following statement about the electron is incorrect. It is negatively charged. Mass of electron is equal to mass of neutrons. ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो बहुत ज्यादा होता है, 10⁻11 होता है कूलम पर केजी। E/m का रेशियो देखेंगे तो E/m रेशियो कैथोड रे का किस पे डिपेंड करता है? नहीं सर, ये डिफरेंट नहीं होता। E/m रेशियो कैथोड रे के केस में डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। E/m रेशियो एनोड रे में अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है। सर ये भी गलत हो जाएगा। प्रोटॉन का E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन के E/m रेशियो से ज्यादा होता है, नहीं गलत। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है। इवन आपको E/m रेशियो बता देता हूं। E/m रेशियो जो होगा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, फिर न्यूट्रॉन्स का। इवन आपको यह भी याद रखिएगा कि E/m रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग 1/2 E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के E/m चार्ज बाई मास रेशियो का आधा होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हाफ होता है। डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखिए, डिराइव करने की जरूरत नहीं।
एटॉमिक मॉडल्स। अब ये चीज आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 4 एटॉमिक मॉडल्स, हमें पूरे चैप्टर में 4 ही एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? थॉमसन मॉडल। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? थॉमसन मॉडल। फिर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे सर? रदरफोर्ड का मॉडल। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये दोनों मॉडल्स हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, थॉमसन और रदरफोर्ड। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? ये जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, ये हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। एंड लास्ट वन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही हम लोग अगले 2 दिन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों मॉडल्स की बात करें तो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में एक नॉर्मल सी कहानी है, ठीक है। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल क्या होता है? अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एटम क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप। रेडियस क्या होता है? ऑब्वियस है, उस टाइम पे इसने बहुत सही बात बोली थी। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, ये उसका क्या हो गया? डिमेरिट हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या था कि सर ये सारा का सारा जो एटम होता है ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या था? ये पॉजिटिव स्फीयर होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाटरमेलन की सीड्स की तरह क्या होंगे? ज़्यादा ही बंदा वाटरमेलन खाता होगा या जो भी, ये बोला कि सर कुछ तरीका नहीं होता, बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये इसका डिमेरिट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आज भी ऐसे अरेंज किए जाते हैं ताकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन मिले, आज भी ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि ताकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल जाए। तो थॉमसन भाई साहब ऐसे थे। देखिएगा, इन्होंने आज भी एक चीज़ अच्छी बोली कि जो मास होता है आज भी एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मास ऑफ द एटम जो होगा वो आज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मास ऑफ द एटम क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। फिर ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल देखोगे तो ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? यही थॉमसन का मॉडल का ड्रॉबैक हो गया। यही थॉमसन मॉडल का क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। यही थॉमसन मॉडल का क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। पक्का थॉमसन मॉडल के जस्ट बाद रदरफोर्ड मॉडल नहीं आया था। देखो थॉमसन मॉडल में ऑब्वियस है डिमेरिट्स भी थे, मेरिट्स भी थे, लेकिन कुछ चीजें अच्छी थी। सिमिलरली थॉमसन के साथ एक अच्छी बात क्या थी कि थॉमसन ने कैथोड रे डिस्कवर किया था, और जब कैथोड रे डिस्कवर हुआ ना तो कैथोड रे से एक चीज पता चल गई कि भैया ये रेडिएशन बड़ी काम की है। तो लोगों को ना एटॉमिक मॉडल से ज्यादा मतलब किससे हो गया? रेडिएशन से। कौन सी रेडिएशन से क्या मिलता है? कैथोड रे से क्या मिल रहा था? बहुत सारी इनविजिबल लाइट मिल रही है, रेडिएशंस मिल रही हैं, नेगेटिव चार्ज। तो लोगों ने क्या करा? देखना शुरू किया। सिमिलरली एक चीज और डिस्कवर हो गई और वो था एक्सरे की डिस्कवरी। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी लगता हो सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे? बिकॉज एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में भी है भाई, तो इसीलिए अपने को जरूरत है इसकी। एक्सरे डिस्कवरी, एक्सरे किसने डिस्कवर किया? तो रोएंटजन करके साइंटिस्ट थे। देखोगे रियल लाइफ में ना एक्सरे ऐसा दिखता है। एक्सरे जो प्रोड्यूस होता है कुछ नहीं, एक कैथोड है, एक बीच में हेवी मेटल लगा दिया। याद करो कैथोड रे को किससे टकराओगे? हेवी मेटल से टकराओगे। कैथोड रे अगर हेवी मेटल से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? एक्सरे प्रोड्यूस कर देगा। कैथोड रे अगर हेवी मेटल से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? एक्सरे प्रोड्यूस कर देगा। और ये इसने गलती से पता कर लिया, ये इसको गलती से पता चल गया था रोएंटजन को, ठीक है। इसको एग्जैक्ट प्रॉपर्टी भी नहीं पता थी। एक्चुअली डॉक्टर बनने के बाद आप यही एक्सरे देखोगे, ये इसको गलती से पता चल गया। तो इसने बोला यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैथ्स में जैसे किसी भी चीज़ को एक्स मान लेते हैं, इसने इस रेडिएशन का नाम क्या रख दिया? एक्सरे रख दिया। मुझे नहीं पता, अजीब सी शक्ल आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो इसने बोला इसका नाम एक्सरे रख दो। एक्सरे क्या होता है? बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि कितने नैनोमीटर्स का है? 0.1 नैनोमीटर्स का है। कितने नैनोमीटर्स का है? जिसका वेवलेंथ क्या है? 0.1 नैनोमीटर्स का। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे का बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, मतलब ये किसी के थ्रू पास कर सकता है। आपको भी पता है एक्सरे बॉडी स्कैन कर देता है, एक्सरे बॉडी स्कैन कर देता है। एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ये कहीं डेविएट नहीं करता। एक्सरे कहीं चार्ज नहीं होता, इसीलिए कहीं डेविएट नहीं करता, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? जो किसी से पास हो, तो सर उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डेविएट ना हो। और वो बंदा कौन डेविएट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में? जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वही बंदा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इधर उधर डेविएट नहीं कर सकता। तो एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो डेविएट नहीं करता। एक्सरे इसीलिए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कोई पूछे कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? नहीं। क्यों? कैथोड रे में चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एनोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि एनोड रे में चार्ज है, और जिसमें चार्ज आया वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डेविएशन ना दिखाए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लोगों ने बोला सर एक काम करते हैं,
अब जब रेडिएशन डिस्कवर ही हो रहा है तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ये सब कुछ एनसीईआरटी में, उस लग रहा होगा भाई कहाँ से, सब कुछ एनसीईआरटी में है। जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा कुछ रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा रेस के बारे में बात करते हैं। अल्फा रेस क्या पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा था कि सर हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है सर, ऑब्वियस है चार्ज है तो इसीलिए क्या होगा, डेविएट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। बीटा रेस क्या होती हैं सर, एक्चुअली बीटा रेस को देखोगे तो इनके ऊपर सर जो मास होता है वो 0-1 इलेक्ट्रॉन होती हैं। बीटा रेस को हम इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। तो बीटा रेस भी क्या होंगे, बीटा रेस भी क्या होंगी, बहुत लाइट पार्टिकल की होंगी, तो इनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर आपका ज्यादा होगा क्यों, क्योंकि आपका लाइट पार्टिकल है, 100 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा रेज। अगर अल्फा रेज 1 सेंटीमीटर की शीट को पार कर रहा है तो बीटा रेज 100 सेंटीमीटर की शीट को पार कर जाएगा, 100 सेंटीमीटर की शीट को पार कर जाएगा। सर गामा रेज देखो भाई साहब, जिंदगी में गामा रेज देखिएगा। गामा रेज क्या है, ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन है सर, इनका कुछ ज्यादा ही हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है एज कंपेयर टू अल्फा, बीटा एंड गामा। और अल्फा रेज क्या था, निगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज। बीटा रेज क्या था, निगेटिवली चार्ज। गामा रेज क्या होते हैं, दे आर न्यूट्रल। इसीलिए गामा रेडिएशन आपको कहां मिल जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मिल जाएगा। गामा रेडिएशन कहां मिल जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मिल जाएगा। पेनिट्रेशन पावर देखोगे सबसे ज्यादा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, बीटा 100 होगा, तो गामा कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब अगर अल्फा रेडिएशन 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर रहा है, बीटा कितना पेनिट्रेट करेगा सर 100, और गामा कितना पेनिट्रेट कर देगा 1000। अल्फा रेडिएशन ऑब्वियस है बहुत हार्मफुल होती है, किसके लिए, आप बायो स्टूडेंट हो, आपको पता है बायोलॉजिकल स्पीसीज के अंदर। क्यों, क्योंकि सर ये क्या कर देती हैं, म्यूटेशन क्रिएट कर देती हैं। गामा रेज, गामा रेज क्या करती हैं, म्यूटेशन क्रिएट कर देती हैं। ये सारे के सारे जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं ना, उसको इफेक्ट करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, बट जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो कौन करता है, बीटा रेज। अगर इनका E/M रेशियो बोला जाए, अगर इनका E/M रेशियो बोला जाए तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बीटा का, फिर अल्फा का, फिर गामा का। बीटा, अल्फा, गामा, ये इनका E/M का रेशियो होता है। स्पेसिफिक चार्ज का जो ऑर्डर होता है बीटा, अल्फा एंड गामा का, ये ऑर्डर हो जाता है, पक्का हो जाएगा। तो देख लो भाई, पहले को कितने न्यूमेरिकल्स करा दिए ना, अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चल रही है। मैं अभी थक गया यार, लेकिन अब थ्योरी खत्म कर लेते हैं, आज कहानी खत्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल दिक्कत आ जाएगी अपने लिए। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल में यार तुम्हें ही पता है, रदरफोर्ड मॉडल बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या था सर, इसमें क्या किया गया कि सर एक बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉयल की शीट ली गई 100 नैनोमीटर्स की, उसके ऊपर क्या बम्बार्ड कर दिया गया, अल्फा रेडिएशन बम्बार्ड कर दिया गया। और इन्होंने क्या किया, ये रेडिएशन ली और साइड में क्या लगा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ये फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। और इन्होंने क्या देखा कि भाई साहब कितनी लाइट्स कहाँ जा रही हैं, किस साइड में जा रही हैं। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। फास्ट देख लेते हैं। सर कुछ बिना डेविएशन के पास कर गई, कुछ थोड़े एंगल पे डेविएट हुई, और कुछ 20,000 में से एक क्या हुई, बाउंस बैक आई। ऑब्जर्वेशन देखोगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। स्मॉल कहां से पास हुआ, स्मॉल एंगल से। और बहुत कम 1 in 20,000, 20,000 अगर अल्फा रेज पास कर रहे हो, उसमें से एक ही रेडिएशन क्या हुई, बाउंस बैक आई। 20,000 में से सिर्फ एक रेडिएशन क्या हुई, बाउंस बैक हुई। एक ही रेडिएशन क्या हुई, बाउंस बैक आई। तो भाई अब देखो बाउंस बैक कर गए कितना, एक में से 20,000 बाउंस बैक कर गए। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, कंक्लूजन क्या आया कि सर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा, अगर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के पास कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स क्या कि सर एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम में चीजें होंगी, और उसी का नाम हम आगे जाके क्या रख देते हैं, न्यूक्लियस रख देते हैं। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10 की पावर -10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाता है, 10 की पावर -50। मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर बोला जाए तो भैया न्यूक्लियस का रेडियस बहुत छोटा होगा, 10 की पावर -10, 10 की पावर -15। सर ये 10 की पावर +5, मतलब रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। सोचो कितना, 1 लाख गुना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, 1 लाख गुना छोटा होता है रेडियस ऑफ एटम से। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। ये इनका कंक्लूजन था, इन्होंने बोला भाई साहब मेरा ऐसा कंक्लूजन होगा। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात चली है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो किसी भी एटम का देखेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का 1/3, मतलब 1/3 मास नंबर का क्या होगा 1/3 मास नंबर का क्या होगा क्यूब रूट पे डिपेंड करेगा। तो भाई मास नंबर का क्यूब रूट के हिसाब से होगा। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा ना वो क्या होगा, अब इसको हटाएंगे, ये क्यूब रूट होगा तो ये a⁻1/3। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का निकालना चाहते हो तो ऐसे निकल के आएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऐसे निकल के आएगा। वेयर आर नॉट इज ये क्या है सर रेडियस, या इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये कांस्टेंट रखते हैं, आर नॉट क्या है कांस्टेंट है। जैसे कोई भी है, मान लो बेरिलियम है, सॉरी चलो कोई बात नहीं, इसका ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं 13 और 27। इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा आर नॉट इंटू उसका एटॉमिक सॉरी मास नंबर जो होगा उसका क्यूब रूट कर दो 1.3 इंटू 10⁻⁻15। 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3, दैट विल बी 3.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। किसी भी एटम का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बोर मतलब जो रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन था वो एक टाइप से ये भी बताने को था कि भैया रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होता है, और ये भी बताने को है कि भैया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आर इज नथिंग आर नॉट इंटू a⁻1/3, वेयर ए इज नथिंग, ए इज मास नंबर। पक्का देख लो सर। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास नंबर कितना है 125। आर नॉट की वैल्यू दी हुई है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है 1.3 इंटू 10⁻⁻15। 125 किसका क्यूब रूट होता है सर 5 का क्यूब रूट होता है, 5 का क्यूब रूट होता है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 6.5 इंटू 10⁻⁻15, 6.5 इंटू 10⁻⁻15। पक्का। ये अब जब इतना सब कुछ सही हो गया तो रदरफोर्ड ने अपना एक पोस्टुलेट दे दिया। उसने बोला भाई मेरे हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल क्या होगा, मेरे हिसाब से इसी मॉडल को हम लोग नाम देते हैं, इसी मॉडल का नाम देते हैं हम लोग कौन सा प्लैनेटरी मॉडल। इसी मॉडल का नाम होता है प्लैनेटरी मॉडल या फिर सोलर मॉडल। इसने क्या बोला कि भाई साहब जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे के सारे एक छोटे से स्मॉल एरिया में है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी है उसके अराउंड क्या है सर वो सर्कुलर पाथ में है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो दैट एटम रिमेन्स न्यूट्रल। याद रखिएगा न्यूट्रल रखा इस बंदे ने भी, थॉमसन ने भी एटम को न्यूट्रल बताया था, इसने भी न्यूट्रल बताया। इसने बोला कि भैया एक क्या है छोटा सा पार्टिकल है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे जहां सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, और उसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जैसे सोलर सिस्टम में होता है कि बीच में क्या हो गया सन और उसके अराउंड क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग अर्थ घूम रहा है वैसे उसने बोला कि और न्यूक्लियस फिक्स्ड होगा और इसके अराउंड क्या होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें घूम रहा होगा। इसने बोला सर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर क्यों नहीं अंदर आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अंदर क्यों नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीजन उसने क्या दिया देखना। उसने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अंदर नहीं आने का रीजन क्या दिया गया, तो इसने बोला सुनो ये देखो बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये अंदर क्यों नहीं आ रहा, इनसाइड अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो रदरफोर्ड ने बोला बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो सर इसके जस्ट अपोजिट एक और फोर्स लग जाएगा दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल। अभी हम लोगों के लिए फिजिक्स की तरह फिजिक्स का हमें डिफरेंस नहीं जानना, हमें एक फोर्स लग जाएगा किसके इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आता। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट में घूम रहा है, क्यों अंदर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है अपने पास सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। पक्का हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा। इतना बोलने के बाद रदरफोर्ड ने बोला भाई मेरी तरफ से एटॉमिक मॉडल ये होगा, मेरी तरफ से एटॉमिक मॉडल ये होगा। फिर लोगों ने बोला चलो भाई तुमने
थॉमसन को गलत बोला था, अब रदरफोर्ड को लोग उंगली करने आ गए। और सबसे पहले कौन उंगली करने आया? तो मैक्सवेल आया। मैक्सवेल क्या बोलता है? मैक्सवेल वही है जो फिजिक्स में मिलेगा आपको, मैक्सवेल वही है। ये क्या बोलता है कि भैया कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में घूम रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में घूम रहा है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, और वो रेडिएशन आपको ही पता है धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि आप रेडिएशन एमिट करोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और विद इन 10 की पावर -6 सेकेंड्स वो क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन किस में मर्ज हो जाएगा? न्यूक्लियस में। मतलब तो न्यूक्लियस कहाँ खत्म हो गया? इलेक्ट्रॉन किस में आके मर्ज हो गया? न्यूक्लियस में। तो सर मैक्सवेल ने उंगली कर दी, बोला कि रदरफोर्ड को कि भाई देख लो, तुमने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड एक्सीलरेटेड मोशन में, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ होता है, अगर कोई बंदा चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में घूम रहा है तो उसके अंदर से रेडिएशन आएगी, और वो रेडिएशन क्या होगा? धीरे धीरे उसकी एनर्जी को कम कर देगा, और वो क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा न्यूक्लियस में। खत्म हो गया एटम, भाई बर्बाद हो गया, रदरफोर्ड बर्बाद। दूसरे बंदे ने एक क्वेश्चन और पूछ दिया, उसने बंदा भाई साहब एक बात बताइए, आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं? आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब होता ना कि एक बार कोई बंदे ने गलती कर दिया, उसको लोग उंगली करे जा रहे हैं, उंगली करे जा रहे हैं। लोगों ने एक दो और क्वेश्चन पूछ दिया, इनके हिसाब से भी स्पेक्ट्रम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप बोल रहे हैं कि भाई ये शुड बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। आपके हिसाब से हाइड्रोजन से जो लाइट आती है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लेकिन सर ऐसा नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग रेडिएशंस मिलती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ऐसे करके सीरीज मिलती है, तो ये चीज़ें भी अलग अलग आ गई। बेचारा रदरफोर्ड बोला भाई सुनो ऐसा है, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं बता रहा। अब इसके बाद ड्रॉबैक लेके चला गया साइड में, बोला यार मेरे से नहीं हो पाएगा यार। मैंने थॉमसन की बात को थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करी, तुम लोगों ने इतनी सारी हमारे अंदर क्या निकाल दी? गलतियाँ निकाल दी। बेचारा साइड हो गया। रदरफोर्ड बोला यार मैं नहीं बता रहा कुछ भी, अब छो गया भाई। ये मॉडल भी खत्म हो गया, थॉमसन मॉडल बेकार हो गया, रदरफोर्ड मॉडल बेकार हो गया। अब रदरफोर्ड के जस्ट बाद बोर्स मॉडल नहीं आया, उसके बीच में थोड़ी सी साइंस की और डिस्कवरीज आई। रदरफोर्ड ने यहां तक करके आया था, साइंस की कुछ डिस्कवरीज और आई। क्या? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था मोजले। मोजले ने क्या करा? याद है एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि कहीं कैथोड रे जा रहा है, कैथोड रे अपने पास जा रहा है, और कैथोड रे किससे टकराए? किसी हेवी मेटल से टकराएगा। कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराएगा, कैथोड रे हेवी मेटल से टकराएगा, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सरे। लोगों ने बोला सर एक बात बताओ, मोजले ने एक्सपेरिमेंट करा, बोला कि यार ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैथोड रे है ना, ये पता है किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैथोड रे जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू जे की जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो मोजले ने बोला भाई साहब मुझे ना बस इतना पता है कि एटॉमिक नंबर होता है ए जेड माइनस बी हो जाता है, पक्का। तो ये मोजले ने एक्सपेरिमेंट करा। मोजले ने ये एक्सपेरिमेंट करा, बोला भाई साहब मुझे इतना ही पता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिट होता है जो कैथोड रे से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब बेचारा मोजली भी इतना बोल के अपना साइड में बैठ गया, बोला कि यार भाई बहुत हो गया यार, चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग भी थ्योरी पढ़ के बहुत बोर हो गए यार, चलो यार थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट देयर कंडक्टिविटी मे बी इंक्रीज्ड बाय। किससे इंक्रीज कर सकते हैं? किससे इंक्रीज करेंगे? उनकी कंडक्टिविटी किससे इंक्रीज करेगी? सर कैसे? प्रेशर बढ़ाने से, और एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस। प्रेशर कम करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे? सर प्रेशर क्या करेंगे? कम करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बढ़ाते हैं? ज़्यादा कर देते हैं। याद है ना, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। नहीं सर। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। नहीं सर। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालने के लिए, यही चीज नहीं निकाल पाया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा का किसका ज्यादा हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना, तो सबसे कम किसका होगा? न्यूट्रॉन का, फिर किसका होगा? अल्फा का, फिर प्रोटॉन का, और फिर किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। पक्का निकाल दोगे? अरे भाई देख लो, ये सब चीजें आ जाएंगी क्या? भाई देख लो अब क्या होगा।
अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलो भाई आज बहुत थ्योरी हो गई यार, बहुत पकाऊ हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, बस इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं। हमने अपने पास वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है, आज हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का अपने पास वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है। और वेंट ऑफ फैक्टर करने के बाद हमने क्या कर दिया है कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर दी है। एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हमने फाइंड आउट कर दी है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। फिर हम लोग एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे, और एटॉमिक मॉडल्स में आज हमने 2 मॉडल्स डिस्कस कर दिए हैं। कल की क्लास से अब हम लोग नए वाले एटॉमिक मॉडल्स के जो बोर्स थ्योरी है वो स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास से उसके क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। आप सब लोग अपने अपने हिसाब से डीपीपी प्लस सब रिवीजन करते रहिए, वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस निकालते जाइए, वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस करते चले जाइएगा, क्योंकि भैया यहाँ दिक्कत आएगी पक्का। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में करते हैं बहुत ही अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेजर पार्ट करेंगे अगली क्लास में, ब्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, अगली क्लास और उसकी अगली क्लास, क्योंकि वो दोनों क्लास अब बड़ी होंगी, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी ये सब चीज़ें आएंगी। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।